वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th के संस्कृत के इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है नोट्स पढ़ाऊंगी। मतलब स्टार्टिंग हम करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। देखिए आपके सामने है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, क्या कह रहा है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हिरण्मय पात्र से। दूसरा क्या है, मृमण्य पात्र से। तीसरा है रजत मन्य पात्र से। और चौथा है ताम्रमय पात्र से। तो इसमें क्या आंसर होगा, पहला क होगा, हिरण्मय पात्र से, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अशोक के समय में। दूसरा है क्या है, मुगल वंश काल में। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चौथा है अंग्रेजों के समय में। जिसमें जो है मेगास्थनीज जो है वो आया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, पाटल पुष्पों की पुस्तिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। यानी पाटल पुष्पों की पुस्तिका जो है उसमें जो है पटना का नाम क्या दिया हुआ है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है पटना का नाम क्या है, तो उसके अनुसार पटना का नाम है पुष्पकम, ठीक है। मतलब पहला है इसका क्या, पुष्पकम। दूसरा क्या है, कुसुमपुर। तीसरा है पाटलिपुत्र। और चौथा जो है वो क्या है, पटना। तो पटना तो वर्तमान में हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वैसे पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। जो इस पुस्तक में जो है क्या है, मतलब पुस्तिका में जो है पाटल पुष्पों का नाम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, ठीक है। कौमुदी महोत्सव जो है वो पटना में कब मनाया जाता है। तो देखिए, तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। दूसरा है मुगल वंश काल में मनाया जाता था। तीसरा जो है वो क्या है, अशोक के समय में। और चौथा है अंग्रेजों के समय में। तो गुप्त वंश काल का जो समय था, ठीक है, उस समय जो है पटना में क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव, ठीक है। ये महोत्सव यानी त्योहार का नाम है कौमुदी, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था, ठीक है। तो पहला है मिथिला का राजा। दूसरा है मिथिला का मंत्री। तीसरा है मिथिला का राजकुमार। और चौथा है मिथिला का संतरी यहाँ नहीं होगा है, तो यहाँ क्या हो सकता है, सिपाही हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। अब देखिए, तो वीरेश्वर जो था वो क्या था, मिथिला का मंत्री था। मिथिला जो है क्या है, जगह है, ठीक है, वो उसका मंत्री था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कर रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, याज्ञवल्क्य ने। दूसरा है वाणभट्ट ने। तीसरा है जनक ने। और चौथा है दांडी ने। तो दांडी ने जो है वो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, ठीक है। उसके बाद है किसके गीत देवता भी गाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा जगह जिसका गीत देवता भी गाते हैं। तो पहला है भारतवर्ष के। दूसरा है स्वीडन के। तीसरा है बांग्लादेश। और चौथा है क्या, पाकिस्तान के। जिसमें से क्या है, भारत का जो है गीत, मतलब कहानी के अनुसार जो है वो भारतवर्ष का गीत क्या है, देवता भी गाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये कौन सा, आठवां प्रश्न है, ठीक है। क्या कर रहा है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मतलब नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो विदुर नीति से, नीति शतकम से, चाणक्य नीति दर्पण से और शुक्र नीति से। तो विदुर नीति से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद से 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में देखते हैं क्या है, कर्णस्य दान वीरता पाठ
ओ सॉरी सॉरी, देखिए नौवां प्रश्न हमारा छूट गया है। नौवां प्रश्न होगा है क्या, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो पहला ऑप्शन में है तुलसीदास, दूसरे में व्यास हैं, तीसरे में वाल्मीकि हैं और उस चौथे में कालिदास हैं। तो मंदाकिनी वर्णम जो है ना वो पाठ के कवि वाल्मीकि हैं, क्योंकि ये जो है क्या है वाल्मीकि लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कर्णभार से, दूसरा जो है वासवदत्ता से और तीसरा जो है क्या है प्रतिमा नाटक से। ठीक है, और चौथा क्या है मृच्छ कटिक से, जिसमें से हमारा कर्णभार से जो है इसका होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या 10 तक तो कर चुके हैं, 11 नंबर में देखते हैं। एक चीज़ सुन लीजिए, ठीक है, देखिए आप मतलब अगर आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दिया कीजिए। ठीक है, उस तरह हम कोशिश करेंगे कि उस अगला जो वीडियो होगा उसमें उस चीज़ का सुधार भी करेंगे। और आपको किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम है या कुछ और पढ़ना आप चाहते हैं तो वो भी बोल दीजिए, उस हिसाब से हम आपको वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? मतलब आर्यभट्टियम जो है वो किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन में दिया है पराशर की, दूसरा है चरक की, तीसरा है सुश्रुत की और चौथा क्या है आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्टियम नाम से भी मिलता जुलता है यहाँ आर्यभट्ट। ठीक है, यानी आर्यभट्टियम जो है वो किसका है, किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ क्या है दोनों को मिला के बनाना है, देख क्या बनता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, क्या कर रहा है, पूषण अग्रे अपावृणु, अग्रे मतलब प्लस का चिन्ह को संस्कृत में अग्रे बोला जाता है। ठीक है, अपावृणु की संधि होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है पूषण पावृणु, तो ये होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है पूषण पावृणु, ये है हमारा। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है पूषा पावृणु और पूषना पावृणु, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इनमें से जो है पूषण और ये आवृणु का आवृणु। ठीक है, ख वाला आंसर इसका सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या करा, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ठीक है, ई और अ के मिलने से क्या बनता है? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ई, दूसरे में है ए, तीसरे में है य और चौथे में है अय। तो बनता क्या है, य बनता है। क्या बनता है, य बनता है। ठीक है, ई और अ के मिलने से य बनता है। अब देखिए 14 नंबर में क्या कर रहा है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है कर्मधारय। ठीक है, तो नीलोत्पलम में जो है वो कर्मधारय समास होगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें जो है आपको संधि, वर्ण, समास, कारक, ये सब जितने भी संस्कृत व्याकरण में है वो सब जो है क्लास दिए जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? ठीक है, तो दान जो है वो कौन सा विभक्ति होगा? तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ या पंचम। ठीक है, तो चतुर्थ विभक्ति होगा दान। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति होगा। अगर आप मतलब ऑनलाइन क्लास कीजिएगा तो उसमें आपको विभक्ति, धातु, लकार वगैरह जितने भी हैं वो सब जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। 16 नंबर में क्या कर रहा है, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो पहला दिया हुआ है पराकाष्ठा, दूसरा है परिणाम, तीसरा है प्रारूपम और चौथा क्या है प्राभवः। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगा होता है, तो परा जो है यहाँ है परा उपसर्ग के रूप में है, यानी आगे में होगा, तो परा इसमें आगे है, इसीलिए इसका क होगा। ठीक है, अब देखते हैं
अब जो है 17 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। पा धातु रूप अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप बताना है। ठीक है, तो पीबतु ये होगा नहीं, क्योंकि ये जो है क्या हो गया, द्वितीय का हो गया, मतलब इसमें जो है हमको क्या एक वचन मध्यम पुरुष बताना है। ठीक है, तो ये लोट लकार का है, लेकिन लोट लकार का जो है पहला ही है, यानी प्रथम पुरुष ही है। पीबसी नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है क्या है, लट लकार में आता है, ये जो है लोट लकार में आता है और किसमें, मध्यम पुरुष में भी आता है, इसलिए पीब होगा। ठीक है, और पीबे भी नहीं होता है, पीबे किसी भी लकार में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में क्या है, द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है। ठीक है, यानी द्रक्ष्यति जो है वो लट लकार में आता है कि लोट लकार में आता है कि लंग में आता है कि लिरिट में आता है। ठीक है, तो द्रक्ष्यति जो है वो किस में आएगा, लिट लकार में आएगा, लिट लकार यानी भविष्यत काल में। ठीक है, तो उसमें होता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। वैसे ये दृश्य धातु से, दृश्य धातु का जो है ये आगे रूप चलता है। उसके बाद देखिए गच्छ किस धातु का रूप है, तो गच्छ जो है गम, गच्छ, गद, गुप। ठीक है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे समान रूप से, गम मतलब होता है जाना, तो गम में ही जो है गच्छ आ जाता है, मतलब गम जो है गम धातु रूप का अर्थ हो जाता है हिंदी में जाना। ठीक है, और उसी का जब हम उसका मतलब रूप लिखना चालू करते हैं ना, लकार लिखना जो चालू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति हो जाता है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, एक वीडियो में हम आपको कितना टोटल 20 ही प्रश्न जो है बताया करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 20 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, साधु शब्द के सप्त में एक वचन का रूप कौन सा होगा। ठीक है, तो साधो नहीं होगा। ठीक है, साधो भी नहीं होगा, साधव होगा। ठीक है, ग होगा आंसर, साधुसु नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वचन में एक पूछ रहा है। ठीक है, इतना प्रश्न जो है वो रहने दीजिए 20 तक ही। उसके बाद जो है आगे हम आपको अगले वीडियो बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़िएगा तो हम आपको जो है पूरा पढ़ाएंगे। देखिए जितना भी हम आपको बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी में से एग्ज़ाम में आएंगे। इसके साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो जो है समय के साथ मिलता रहे। आपको इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिससे ये पता चले कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।